सीरिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन फैल रहे हैं और कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने आतंकवादियों के लिए नई मौत की सज़ा कानून मंजूर किया है। यह भीड़ हमास के समर्थन में नारे लगाते और इजराइल के खिलाफ जिहाद की मांग करती दिखी। ये आतंकी समूह के समर्थन का दुर्लभ और स्पष्ट प्रदर्शन है। हमास प्रवक्ता अबू अबैदा ने इन प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी और भरोसा जताया कि क्षेत्र में समर्थन बढ़ेगा। इस विषय पर चर्चा के लिए सीरिया में जिहादी समूहों के विशेषज्ञ आराम अखिल हमारे साथ हैं। आराम, सीरिया में प्रदर्शनकारी खुलकर हमास के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, ये कितना अहम है और क्या ये वास्तव में व्यापक जन भावना को दर्शाता है या संगठित जिहादी तत्वों के प्रभाव को? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। असल में ये दोनों चीजों को दर्शाता है। ये व्यापक जन भावना और संगठित जिहादी समूहों के प्रभाव को दर्शाता है, न कि केवल किसी एक तत्व को। जो हम अभी देख रहे हैं वो बिल्कुल भी पूरी तरह से स्वतःस्फूर्त नहीं है। जुलानी के करीब और उनके साथ जुड़े नेटवर्क बहुत कट्टरपंथी और बहुत संगठित हैं। वे मस्जिदों और अन्य समूहों जैसे स्कूलों से शुरू करते हैं और वे सड़क पर चल रही चर्चा को इतनी जल्दी दिशा दे सकते हैं। पिछले 2 दिनों से 12 मुख्य शहरों में हो रहे इन प्रदर्शनों पर नजर रखने के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना है। वे केवल इजराइल के राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं, इसमें जिहाद के लिए आह्वान और कई बार यहूदी, हिब्रू भाषियों व अन्य अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने वाली बयानबाजी भी शामिल है, जो अधिक व्यापक है। तो यहाँ एक दोहरी प्रवृत्ति है। एक तरफ वे एक ऐसे नैरेटिव की बात करते हैं जो अधिक व्यावहारिक और अधिक संयमित है, जो पश्चिमी देशों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली छवि है। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया के अंदर आंतरिक रूप से कहीं अधिक कट्टरपंथी विमर्श हैं। इसलिए इस अंतर को यहाँ बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ बताता है कि जिहादी 2 अलग अलग नैरेटिव को संभाल रहे हैं और उन्हें एक साथ संभालना खतरनाक भी है। हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। बहुत कट्टरपंथी बयान है, आप इन नारों की बात कर रही हैं जो इजराइल के खिलाफ जिहाद की मांग करते हैं। क्या कोई संकेत हैं कि सीरिया में सशस्त्र समूह वास्तव में जवाब में लामबंद हो सकते हैं? इस समय ये जिहादी समूह सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ सैन्य रूप से शामिल होने की संभावना नहीं रखते, लेकिन इसका मुख्य कारण शक्ति संतुलन है। वे अभी कमजोर हैं। वे समझते हैं कि जोखिम खुले टकराव का जोखिम है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा कम है। हमने पहले ही देखा है कि पिछले साल और इस साल की शुरुआत तक कमजोर समुदायों पर, खासकर ड्रूज, कुर्द, ईसाई, अलावी के खिलाफ बढ़ा हुआ दबाव और प्रोत्साहन रहा है। तो अल्पसंख्यकों पर अक्सर इजराइल के साथ जुड़े होने का आरोप लगाया जाता है और इस तरह की बयानबाजी सीरिया के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जल्दी ही हिंसा में बदल सकती है, क्योंकि जिहादी इस समय इजराइल से लड़ नहीं सकते। वे अपनी ताकत अल्पसंख्यकों पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा पहले भी देखा गया है। मुझे ये भी जरूर कहना है कि इस क्षेत्र में एक पहले से चला आ रहा तरीका भी है, जिसमें इराकी सीमा से सीरिया के अंदर हथियारों की तस्करी और लॉजिस्टिक्स की सुविधा दी जाती है, जो पहले भी हो चुका है। मैं मानता हूं और अफवाहें हैं कि जोलानी के करीबी जिहादी समूह हिजबुल्लाह से जुड़े नेटवर्कों का समर्थन कर रहे हैं ताकि मिसाइल तस्करी हो सके। क्योंकि अगर हम इसे जिहादी नजरिए से देखें तो वे इसे हिजबुल्लाह को हथियारों की तस्करी करना एक हलाल व्यापार मानते हैं। ये महत्वपूर्ण विकास है जिस पर नजर रखना जरूरी है। क्या ऐसा कोई संकेत है कि ईरान या उसके प्रॉक्सी नेटवर्क सीरिया में इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, निकट भविष्य में इसके होने की संभावना कम है, लेकिन जैसे बयानबाजी में बदलाव आ रहे हैं, वैसे ही जमीन पर भी धीरे धीरे बदलाव हो सकते हैं। कुछ समय पहले तक जुलानी का मुख्य संदेश था कि सीरिया अब नया संघर्ष नहीं झेल सकता। अब बयानबाजी सशर्त टकराव की ओर बढ़ रही है। हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। भविष्य में वो फिर से बदल सकते हैं और जिहाद की घोषणा करने की बात करना शुरू कर सकते हैं, जैसा कि उनके अनुयायी और समर्थक चाहते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से इस तरह का धीरे धीरे बदलाव इस क्षेत्र में देखा गया है। नेता तानाशाही, हाफिज असद, सद्दाम हुसैन जैसी तानाशाही सरकारों ने हमेशा इजराइल का सामना करने और मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाने
या इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी का समर्थन करने के विचार का इस्तेमाल किया है। ये अरब और इस्लामी दुनिया का समर्थन पाने के लिए किया जाता है। तो ये उन कार्ड्स में से एक है जिसे वो खेल सकता है, जैसे कि ईरान से समझौता करना ताकि और अधिक समर्थन मिल सके। तो जैसे जैसे ये कई मोर्चों वाला युद्ध आगे बढ़ता है, क्या ये संभव है कि सीरिया इस संघर्ष में एक और सक्रिय मोर्चा बन सकता है? या मौजूदा ताकत के संतुलन को देखकर ये अभी भी दूर की बात है? इसकी कितनी संभावना है? देखिए, ईरान ने सीरिया, इराक और लिबनान में पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्षों लगाए हैं। उनके लिए इसे छोड़ना आसान नहीं होगा। वे इसे और अधिक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीरिया में ऐसा करने का समय और हालात सही हैं या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। तो अगर सीरिया के अंदर स्थिति और अस्थिर हो जाती है तो हम देख सकते हैं कि जिहादी नेता जैसे जोलानी उस चीज पर काम कर सकते हैं। तो जो समझना जरूरी है वो ये है कि ये गठबंधन अक्सर वैचारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक होते हैं, आप जानते हैं। तो अगर वो उनके अपने एजेंडा को पूरा करता है तो वे इसमें कोई बुराई नहीं देखेंगे कि वे आपस में ऐसा करें जैसे ईरान से जुड़े जिहादी समूह और जोलानी से जुड़े जिहादी समूह। अरम अखिल, 24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने और जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम स्टूडियो में एरियल ओसरान के साथ हैं। एरियल, सीरियाई राष्ट्रपति का ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर अब तक सार्वजनिक रुख क्या रहा है? उन्होंने इस बारे में बात की जब वे लंदन में चैथम हाउस में थे। मंच पर वो पानी की बोतल नहीं खोल सके, लेकिन सीरिया की स्थिति समझा सकते थे। कहते थे, सीरिया तब तक संघर्ष से बाहर रहेगा जब तक उसे निशाना नहीं बनाया जाता। अब सीरिया संघर्ष से बाहर बना हुआ है, लेकिन उस पर इराकी क्षेत्र से भेजे गए ड्रोन द्वारा कई बार हमला किया गया है। जैसा कि हमने देखा, ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट इस संघर्ष में अन्य देशों को किसी तरह शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है कि ईरान ने तुर्की पर कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, और हम देख रहे हैं कि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया सीरियाई क्षेत्र पर ड्रोन हमले कर रही हैं। तो ये आप जानते हैं, ये अशारा द्वारा निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल उन्होंने सीरिया को इस संघर्ष से बाहर रखने का फैसला किया है। वास्तव में इन दिनों सीरिया को इस युद्ध की सबसे कम जरूरत है। खैर, जब हम इस युद्ध के शुरू होने से पहले की बात करते हैं तो हम सीरियाई और इजरायली संबंधों के भविष्य के बारे में किसी न किसी रूप में बात कर रहे थे। क्या इससे उस क्षमता में कोई बाधा आई है, या फिर ये कहने के लिए अभी बहुत जल्दी है? खैर, जोलानिया अशारा ने इस मुद्दे को संबोधित किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस युद्ध के कारण बातचीत पटरी से उतर गई थी, बल्कि वास्तव में इजराइल पीछे हट गया था। उन्होंने कहा, हमने संवाद की कोशिश की, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वार्ताएं की, हम काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन इजरायलियों ने आखिरी क्षण में अपना मन बदल लिया। इसका कुछ लेना देना उस ऊंची कीमत से हो सकता है जो सीरियाई लोग मांग रहे थे। वे कह रहे थे कि 8 दिसंबर 2024 के बाद जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, वहां से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी होनी चाहिए। यही वो समय था जब उन्होंने असद शासन को गिरा दिया था। लेकिन जहां तक इजराइल की बात है, वे सीरिया, लेबनान और गाजा में एक बफर जोन बनाए हुए हैं। जब तक उनके पास इस बात के अचूक सबूत नहीं होते कि अशारा सरकार की इजराइल की सीमा को धमकी देने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन यही एकमात्र खतरा नहीं है। इजराइल इस समय अपनी सीमा के साथ दक्षिणी सीरिया के इलाके में विभिन्न खतरों से निपट रहा है। ये खतरे शासन से नहीं बल्कि हमास से हैं, अन्य जमाल इस्लामिया, अन्य सलफी संगठन जो उस क्षेत्र में कई वर्षों से फैली अराजकता का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने वहां अपनी पकड़ बना ली है। IRGC वहां सक्रिय था और शायद अभी भी है, जब तक IDF ने उसकी सभी गतिविधियां खत्म नहीं कर दी हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि भले ही खतरा दमिश्क और शासन बलों से ना हो, उस क्षेत्र में कई ऐसे खतरे हैं जिनसे इजराइल इस समय निपट रहा है। और इसलिए इजराइल के नए रक्षा सिद्धांत के अनुसार
वो अपने बलों को उस बफर जोन से हटा ही नहीं सकता जो गोलान हाइट्स में इजरायली समुदायों से पहले की आखिरी रक्षा पंक्ति है। पीरियल उसरान, इन अपडेट्स और मध्य पूर्व में हो रहे सभी घटनाक्रमों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। स्टूडियो में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।